उस रात गाड़ी धीरे चल रही थी, किसी ट्रैफिक की वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि दिल्ली कैंट की सड़कों पर रात को तेज चलने का मन नहीं करता। पेड़ इतने घने होते हैं कि स्ट्रीट लाइट उनके बीच फंस जाती है। रोशनी पूरी सड़क पर गिरती ही नहीं। आवाज़ इतनी कम होती है कि अपनी ही सांस ज़्यादा तेज लगने लगे। पीछे बैठकर राघव फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। ड्राइवर सीट पर अमित था और मैं आगे चुपचाप शीशे से बाहर देख रहा था। क्या ज़रूरत थी इतनी देर से आने की? राघव ने कहा। बाईपास ले लेते। अमित ने स्टीयरिंग को हल्का सा घुमाया। शॉर्टकट है, और वैसे भी वो थोड़ा रुक के बोला। लोग फालतू में डरते हैं यार। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे याद आ रहा था ड्राइवर के पापा ने निकलते वक्त सिर्फ इतना कहा था, दिल्ली कैंट से रात को निकलो तो किसी के लिए मत रुकना। तब हमें लगा था ओल्ड स्कूल वार्निंग होगी। गाड़ी एक लंबे स्क्रैच पर आ गई। दोनों तरफ पेड़, बीच में सड़क और आसपास कुछ नहीं। रेडियो चल रहा था पर सिग्नल बार बार जा रहा था, स्टैटिक की आवाज़। और तब राघव ने बोला, भाई रोड साइड पे कोई खड़ा है देख। अमित ने अचानक ब्रेक को दबा दिया। कौन? मैं भी आगे झुक गया। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, बाकी सब अंधेरे में घुला हुआ। वो हाथ उठाकर सिग्नल कर रही थी लिफ्ट के लिए। यार रात के इस टाइम? राघव ने कहा। क्रीपी नहीं लग रहा? अमित चुप रहा। मैंने नोटिस किया औरत का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, पर उसकी साड़ी बिल्कुल साफ थी, जैसे अभी अभी धोई हो। गाड़ी धीमी होती गई और तब मुझे लगा वो औरत चल नहीं रही। वो एक ही जगह खड़ी थी, पर गाड़ी के पास आते ही उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा था। ब्रेक मत मार, मैंने कहा, बस निकल जा। अमित ने मुझे देखा, तू भी। और तब औरत ने गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी की, बस इतना ही। पर उस मूवमेंट में कुछ गलत था, जैसे गर्दन आदमी की नहीं हो। राघव ने पीछे से कहा, भाई अब तो रुक ही जा। अमित ने ब्रेक मार दी। गाड़ी रुकते ही अंधेरा और घना हो गया। अमित ने विंडो थोड़ी सी नीचे की। कहाँ जाना है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा का झोंका। अमित ने रिपीट किया, मैडम। और तब औरत गाड़ी के पास नहीं थी। राघव ने हंसी में कहा, पैंचो प्रैंक कर रहा था क्या? पर मेरी नज़र साइड मिरर पर थी और साइड मिरर में वो पीछे बैठी हुई थी, बिल्कुल सीधी, पीछे वाली सीट पर। उसकी साड़ी सीट के कपड़ों को छू रही थी और उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। गाड़ी चला। मैं चिल्लाया। अमित ने स्टीयरिंग घुमाई, एक्सीलरेटर दबाया, पर तब तक ठंडी हवा पूरी गाड़ी में भर चुकी थी। एसी बंद था। फिर भी राघव ने पीछे मुड़ के देखा और चीख भी नहीं निकाल पाया। वो औरत वहां नहीं थी। सीट खाली थी, पर सीट बेल्ट का लॉक बंद हो चुका था। अमित के हाथ कांप रहे थे। ये कैसे? और तब रेडियो पे एक आवाज आई स्टैटिक के बीच से, रुक जाओ। अमित ने और तेज चलाया। स्पीड 80, फिर 90। पेड़ ब्लर होने लगे और तब राघव ने कहा, भाई पीछे। मैं पीछे नहीं देखना चाहता था, पर मैंने देखा वो सड़क के बीच दौड़ रही थी। नहीं, दौड़ नहीं रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, फिर भी वो गाड़ी के साथ साथ थी। स्पीड 100 और फिर वो गाड़ी के बिल्कुल सामने आ गई। ब्रेक का टाइम ही नहीं मिला। अमित ने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल सब कुछ गायब। सड़क, पेड़, रोशनी। गाड़ी चल रही थी, पर रोड नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। राघव का फोन फ्लोर पर पड़ा था, स्क्रीन क्रैक। अमित हाँप रहा था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। हमने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा।
उस रात हम घर पहुंच गए, पर घर के बाद चीज़ों ने हमें छोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि दिल्ली कैंट की वो औरत सिर्फ लिफ्ट नहीं मांगती, वो याद रखती है कौन रुका था। उस रात के बाद दिल्ली कैंट सिर्फ एक जगह नहीं रही, वो एक घड़ी बन गई थी जो हर रात वही वक्त दिखाती थी। राघव सबसे पहले बदला। 2 दिन बाद उसने फ़ोन किया। आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी। भाई, मुझे लगता है वो मेरे पीछा कर रही है। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, कल रात मैंने गाड़ी नहीं चलाई। फिर भी साइड मिरर में वो थी। फ़ोन कट हो गया। अगली सुबह पता चला राघव की कार एक फ्लाईओवर के नीचे मिली। इंजन बंद, दरवाजे खुले। राघव अंदर था, ड्राइवर सीट पर, सीट बेल्ट बंद, गर्दन अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी। पुलिस ने बोला हाई स्पीड एंजाइटी अटैक, पर मैंने जो देखा उसके नेक पर उंगलियां जैसे निशान थे। अमित ने उस दिन से ड्राइविंग छोड़ दी। मेट्रो से ऑफिस जाता था, पर फिर भी हर प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन रुकती, उसने कहा उसे लगता है कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत आखिरी डब्बे के शीशे में खड़ी होती है। एक दिन उसने मुझे मैसेज भेजा, वो कह रही है मैंने ब्रेक क्यों मारा। उसी रात अमित ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। सुबह जब दरवाज़ा तोड़ा गया, मिरर पर एक लाइन लिखी थी, रुकना मना था। अमित जिंदा था, पर बोल नहीं पाता था, सिर्फ आंखें हिलाता था। डॉक्टर ने कहा सीवियर साइकोलॉजिकल शॉक, पर जब उसके ईसीजी मशीन पर लगाए गए, हार्ट रेट के बीच बीच में एक और पैटर्न आ रहा था, जैसे कोई और सांस ले रहा हो। मैंने उस वक्त डिसाइड किया, या तो मैं ये सच जानूंगा या फिर मैं भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाऊंगा। दिल्ली कैंट के पास एक पुराना चाय वाला है, लोग उसे मास्टर जी बोलते हैं। वो रात को लेट तक रहता है। मैंने उससे पूछा, उसने पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोला तुम भी रुक गए थे ना। मैंने सिर हिलाया। उसकी आंखें नीचे हो गई। वो लिफ्ट नहीं मांगती बेटा, वो गवाह ढूंढती है, उसने बताया। सालों पहले एक मिलिट्री ट्रक ने रात के वक्त एक लड़की को टक्कर मारी थी। लड़की वहीं मर गई। ट्रक आर्मी का था, केस उठा ही नहीं। बॉडी उठा ली गई, रोड धुल गई, फाइल बंद। लड़की का नाम किसी रजिस्टर में नहीं लिखा गया, बस ये लिखा गया, नो सिविलियन इन्वॉल्व्ड। मास्टर जी ने कहा उस रात से जो भी रोका वो सिर्फ देखने वाला नहीं रहा। मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने पूछा। वो थोड़ा हंसा। तुम्हें छोड़ा नहीं गया, तुम्हें लास्ट के लिए रखा गया है। उस रात मैं अकेला गाड़ी लेकर निकला, दिल्ली कैंट। वही रोड, 12:58। स्ट्रीट लाइट के नीचे वो खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, इस बार चेहरा दिख रहा था, आंखें खुली हुई, पर जैसे किसी और की हो। मैं नहीं रुका, गाड़ी तेज, और तब मैंने देखा वो दौड़ नहीं रही थी। वो हर लाइट के नीचे पहले से खड़ी थी, जैसे रोड उसके हिसाब से चल रही हो। रेडियो ऑन हुआ। स्टैटिक के बीच से आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी बंद हो गई, इंजन डेड, और फिर वो ड्राइवर सीट के पास खड़ी थी। इस बार उसने दरवाज़ा खोला और बोला, तुमने देखा था ना? उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा और मुझे सब दिख गया। ट्रक, ब्रेक, कोई नहीं रुका, और फिर अंधेरा। सुबह मैं रोड के साइड बैठा था, गाड़ी ठीक थी। पुलिस ने पूछा, रात को इधर क्या कर रहे थे? मैंने सिर झुका लिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता था जो सच बोल देता वो अगला होता। आज भी अगर तुम दिल्ली कैंट से गुजरते हो और कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत साइड में खड़ी दिखे, तो ये याद रखना, वो लिफ्ट नहीं मांग रही, वो सिर्फ देख रही है तुम रुकते हो या नहीं। और जो रुक गया उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है।